आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनबीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। अजीब बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कहा था कि 2020 तक हर बेघर को घर मिलेगा। एक तरफ दिल्ली के इलेक्शन में उन्होंने कहा जहां झुकी वहां मकान, लेकिन बुलडोजर ने कितने लोगों को बेघर कर दिया इसका कोई हिसाब नहीं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में 2024 तक 27,308 स्कूल बंद हो चुके थे। अभी तक 26,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 3 मरहले में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन नए शराब के अड्डे खुल चुके हैं और वो रोज बरोज खुलते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये सरकार क्या जनता की हितैषी है या इसकी पॉलिसीज, इसकी स्कीमें जनता को कर रही है नुकसान। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल अजय शुक्ला जी आपसे है कि क्या मौजूदा सरकार की पॉलिसीज जनता की हितैषी है या उसकी हर पॉलिसी कहीं ना कहीं जनता को पहुंचा रही है नुकसान। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है हम ये सवाल करें कि क्या नरेंद्र मोदी की कोई पॉलिसी जनता की हितैषी है या जनता के हित में है। वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी खुद ही इस देश के हितैषी नहीं, वो अपने चंद पूंजीपतियों के हितैषी। अभी 2024 के इलेक्शन के दौरान तमाम भाजपा नेताओं से मुलाकात हुई। मैंने पूछा है मुझे कुछ मत करिए, आप 10 अपनी उपलब्धियां बता दीजिए नरेंद्र मोदी की, और सच बताएं। एक नेता ऐसा नहीं मिला जो 10 छोड़िए 5 छोड़िए कुछ बता पाए। बस क्या बोले, 370 हटा दी। हमने ये मतलब हद है। 370 की बात कर रहे थे दूसरी। तो आप तो लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, आप तो हक छीनने की बात कर रहे हैं, देने की बात तो कर ही नहीं रहे। दिया क्या है? दिया है इस देश को बेरोजगारी, दी है महंगाई, दी है असमानता, दिया है कर्ज, दिया है इस देश के को नफरत, दिया है इस देश के क्षेत्रों को लड़ाने का काम। इस देश को जिस तरह से मणिपुर हमारा 2.25 साल हो गया जिस तरह से जल रहा है सबके सामने है। जम्मू कश्मीर पिछले 6 साल से जिस हालत में है हर कोई रोना रो रहा है, हक छीना है। वो लद्दाख जो राज्य होता था जम्मू कश्मीर के साथ मिलके, वो आज राज्य नहीं यूटी हो गया है। और जो जम्मू कश्मीर राज्य होता था वो भी यूटी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायदा किया था कि जल्दी हम बहाल करेंगे राज्य, आज तक नहीं किया है। साहब, इस देश को क्या दिया? इस देश के मुसलमानों को एक यह बता करके देश के अंदर उनके प्रति नफरत पैदा करने का भाव किया गया है। ईसाइयों, सिखों, जो भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को कपड़ों से कौन पहचानता है? नरेंद्र मोदी नहीं कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। वो भैंस खोल ले जाएंगे, वो खेत बटा लेंगे, वो जेवर ले जाएंगे और न जाने मंगलसूत्र छीन लेंगे। साहब, ये किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा था। वो पेंशन खा जाती है विधवा, वो क्या कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था। इस देश में शर्म आती थी किसको? नरेंद्र मोदी को। साहब, जो शख्स इस तरह की बातें करता रहा हो, यानी उसके पास में अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। विदेश नीति तो फेल है, देश नीति तो फेल है, इसके अलावा अर्थनीति तो फेल है, मेक इन इंडिया कहा वो फेल। आज हम आत्मनिर्भर की बजाय निर्भर भारत बन गए हैं, कभी चीन के ऊपर, कभी पाकिस्तान के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। और इसके बाद में आप देखिए स्टार्टअप और सब कुछ बोला, तमाम बच्चों ने अपनी नौकरियां छोड़ के कोशिश की, जिंदगी बर्बाद कर ली, कर्ज में डूबे हुए। शॉर्ट में थोड़ा करेंगे। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस देश को कर्जदार बना दिया, प्रदेश को कर्जदार बना दिया, देश के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस थे या कंपनियां थी उन्हें कर्जदार बना दिया और इस देश के नागरिकों को कर्ज में ढकेल दिया। और अब वो कर्ज से घर चला रहे हैं। तो सोचिए इससे ज्यादा और क्या नरेंद्र मोदी देंगे। ये मिला है। जी जी शिवाजी सरकार जी, अभी दिल्ली में पुरानी गाड़ियां उठाने का एक सिलसिला चला, इसके पीछे पूरी कवायद क्या थी? क्या नई गाड़ियां बेचना थी, क्या बिजनेस बढ़ाना था? पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पुरानी गाड़ियों को इस तरह सड़क से उठाया जाए। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, लेकिन उसकी आड़ में आम लोगों को क्या परेशान करना, यही नीति है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बड़ा इत्तेफाक की बात की बात है। जब से ये दिल्ली में एक नई सरकार की है
लोगों ने सोचा था कि नई सरकार आई है, पहले से कहीं सुधार होगा, अच्छा होगा, कुछ चीजें होंगी। फिर ये देखा गया कि हाँ, अच्छा तो होगा कि दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनको डबल बंगले का आलीशान महल उनके लिए जरूर बन रहा है। ये दिल्ली की एक बड़ी भारी प्रगति है। ये बात अलग है कि उससे कहीं छोटा शायद एक घर बना था केजरीवाल का, उसके लिए शीश महल कहा गया और चुनाव में शीश महल के नाम पर वोट बटोरे गए, वोट बटोरने की कोशिश की। अब जो है, मैं घर के मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ आपकी बात पर। अब जो है दिल्ली में हर तरफ बुलडोजर चलने लगे हैं, जेसीबी चलने लगी है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, किसके लिए आप घर तोड़ रहे हैं? सरकार जनता की रखवाली के लिए होती है, जनता को परेशान करने के लिए होती है। हम देखते हैं हमारे घर के जो महरियां आती हैं, वो किस हालात में रोज परेशान होकर घूमती हैं, कभी आज इधर कभी आज उधर, और रोज बेचारे घूमते रहते हैं। और दलाल उनसे घर तोड़ने के भी पैसे लेते हैं, और घर नए उनको अगर कोई मुहैया कराते हैं उसके भी पैसे लेते हैं। तो किसके लिए हम दलालों के लिए काम कर रहे हैं, या ये जमीन खाली करके बिल्डरों को देने के लिए काम कर रहे हैं? हो सकता है हमने ट्रम्प से प्रेरणा ली हो, वो गाजा पट्टी में रिसोर्स बनाना चाहते हैं, हो सकता है दिल्ली में वैसा कुछ कर रहे हैं। तो ये तो एक, मैं समझता हूँ ये एक आम नीति हो गई है कि जनता को परेशान करो, उनसे पैसे निकालो और अपनी जेब भरो। शायद होगा, ये बताया किसी ने। अब गाड़ियों के बारे में सवाल है, दिल्ली कहा जाता है गाड़ियों का पॉल्यूशन जो है वो बहुत भयंकर पॉल्यूशन है। कि हाँ है, क्यों नहीं है? और गाड़ियों का पॉल्यूशन सिर्फ 12% है एमिशंस की जो बात की जाती है, दिल्ली शहर की बात है। और अगर सिटी सेंटर से हट के निकल जाए तो 1-2% ही होगी। हमें सही नहीं पता जा रहा, पर किसका है 51%? ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्री के 51% सिर्फ एयर पॉल्यूशन, जो एफ्लुएंट है, जो स्लज है। और अगर इंडन जैसी नदी जो जमुना में जाके मिलती है, उसको अगर आप देख ले, उसमें जिस तरह का काला पानी, काला स्लज और बदबूदार सारी चीजें आ रही है और हैजर्डस केमिकल्स आ रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सवाल है गाड़ियों का लाइफ कौन तय करेगा? आदमियों का जिंदगी कोई तय नहीं कर पाया, जमराज ने भी नहीं किया है। जमराज भी अपने उचित समय पर आते हैं, ले जाते हैं, बताते नहीं है। पर गाड़ियों के लिए हमने पहले से ही कह दिया कि आपने आज गाड़ी खरीदा है तो उस दिन ये गाड़ी मर जाएगी। ये वहां की नीति है, किस शास्त्र में लिखा है किसी ने नहीं बताया, पर हमने तय किया। क्यों? क्योंकि एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है टाटा, उसके 3 एंडाउमेंट्स हैं। उन्होंने एक स्टडी करवाई एक मैगजीन के जरिए, और उस मैगजीन ने कहा कि गाड़ियों का जो है पॉल्यूशन खत्म करने का एक ही तरीका है एमिशन कम करने का, कि गाड़ियों को आप जब्त कर लीजिए, जिस दिन उसकी मरने की डेट तय होगी उस दिन आप कर दी। 10 साल में 10 साल में कर दीजिए, 15 साल में 15 साल में। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि उनको फ्यूल मिलने का जो है हम रिकमेंड करते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाया। पर दिल्ली सरकार ने ये करके दिखा दिया कि पेट्रोल उनका देना बंद ही नहीं कर दिया। उनकी 200 गाड़ियां 3 दिनों में जब्त भी कर ली, पैसे नहीं दिए। कहाँ देंगे पैसे? बाद में देंगे। तो ये तो किसी वामपंथी सरकारों ने, हम जब छोटे थे तो मोहल्ले के जो सरकार साहब शॉर्ट में करना थोड़ा, पहली टिप्पणी शॉर्ट में। वामपंथी आपकी संपत्ति ले जाएगा। वामपंथी ने तो कभी संपत्ति नहीं दी, पर इस वक्त गाड़ियां 2 करोड़ गाड़ियां, और कितने लगते हैं मालूम है? 2 करोड़ गाड़ियां पे एवरेज कॉस्ट निकाला गया है 18 लाख करोड़ है, और हमारी कुल 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और 18 लाख करोड़ गाड़ियां अगर हर साल हम इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे, संपत्ति धन संपदा कहां से जुड़ेगी? अभी आपसे पहले कह रहे थे कि देश की माली हालत खराब हो रही है, इसी वजह से खराब हो रही है क्योंकि, और 5,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए कि राज्यों को कहो, मोटिवेट करो कि गाड़ियों को जब्त करें। ऐसी नीतियां जब होगी तो देश का भला नहीं हो सकता, इकोनॉमी का भला नहीं हो सकता है, देश की माली हालत गिरना तय है। जी जी प्रदीप माथुर साहब, आप लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे, फिर पत्रकारों को पढ़ाते भी रहे। उत्तर प्रदेश से आपका संबंध है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2024 तक 27,300 स्कूल बंद कर दिए। अभी 26,000 के करीब सरकारी स्कूल और बंद हो रहे हैं। 3 मरहले में स्कूल बंद किए जाने हैं, लेकिन शराब खाने दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं। तो क्या आम लोगों को पढ़ाई से दूर रखना है? क्या लोगों को मजदूर बनाना है? क्या कारपोरेट की मदद करना है? आप किस नजर से देखते हैं स्कूलों का बंद होना? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। चाहे आप पुराने जमाने की रॉयल्टी ले लें, फ्यूडल कल्चर ले लें, चाहे आज के जमाने का फासिज्म और न्यू फासिज्म ले लें, जो तानाशाही प्रवृत्ति के शासक है उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शिक्षा है।
दे डोंट वांट पीपल टू बी इनलाइटेड एंड एजुकेटेड, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जो सवाल कर सकता है, आपके गलत सही बातों पे आपको घेर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। अदरवाइज अगर आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो आप बड़े आराम से कोई नारा देकर के देशभक्ति का, राष्ट्र का, ये किसी के खिलाफ फैला के आप उसको जो है उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। तो कहीं भी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है कि जो जिनका की एक रूलिंग क्लास का एक जो फासिस्ट अप्रोच रहा, उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया हो, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। और शिक्षा को अगर जो भी है थोड़ा टेक्निकल शिक्षा जरूर बढ़ा दे, लेकिन बेसिक शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया। तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार या हमारे देश की सरकार कर रही है, ये उसी दिशा में कदम है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यूपी की बात छोड़िए, पता नहीं आपको इसका आइडिया होगा, हम लोग तो क्योंकि शिक्षा में काफी दिन रहे, आपको आइडिया हो एजुकेशन इस कदर महंगी हो गई है कि आप आदमी के बस की नहीं है। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वगैरह पे इस कदर जो है क्या कहते हैं जी फीस वगैरह हो गई है कि आप आदमी पढ़ ही नहीं सकता किसी तरह से। मतलब मैं अभी किसी से मैंने बात करा तो पता लगा कि बच्चों को आप विदेश पढ़ने को भेजे तो बहुत खर्चा होता है। तो मैंने पता लगाया कि अगर आप यहाँ देश में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ाए तो अभी उसका आधा खर्चा तो यहाँ भी हो जाता है। यूनिवर्सिटीज ऐसी ना कि कोर्स जो है 6 लाख 8 लाख से कम का है ही नहीं, तो कौन सी अफोर्ड कर सकता है बताइए। तो शिक्षा के खिलाफ जो है ये दिक्कत है। अच्छा, यही कुछ हाल जो है जो दूसरा एक तानाशाही प्रवृत्ति के शासकों का दूसरा दुश्मन होता है मीडिया का, वो मीडिया होता है। मीडिया का भी यही हाल है, हर तरह से मीडिया को किसी न किसी तरह से सर्कमवेंट किया जा रहा है, बांधा जा रहा है, उसके ऊपर प्रभाव और प्रेशर डाला जा रहा है। तो जो हो रहा है यूपी में और कहीं जो है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है इस तरह की सरकार और इस तरह की विचारधारा की, इस तरह की विचारधारा वाली सरकार की। जी शिखा त्यागी जी, आपने बड़ी स्टडी की है। आयुष्मान भारत स्कीम सरकार लाई और उससे गरीबों के इलाज की बात कही गई, लेकिन अस्पताल नहीं बढ़ाए गए। तो क्या ये स्कीम से उस तरह फायदा हो सकता है जनता को जिस तरह की इसका एडवर्टीजमेंट किया गया था, प्रोपेगेंडा किया गया था? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी। मेरे गांव में एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसके दोनों टांग की हड्डी टूट गई और वो कराता रहा। उसको इमरजेंसी में ले गए पास के कस्बे में, उन्होंने जिला के अस्पताल भेज दिया। जिला अस्पताल ने उसको एडमिट नहीं किया कि आधार कार्ड में कोई फॉल्ट था उसके। वो आदमी 13 दिन टूटी हड्डी में मॉर्फिन लेकर घर में पड़ा रहा, किसी अस्पताल ने उसको नहीं लिया और उसको किसी तरह आधार कार्ड फिर ठीक करा के 13 दिन के बाद अस्पताल लेके गए। तो हमारा खाली ये नहीं कि अस्पताल ही नहीं है, सिस्टम ही फॉल्टी है। वो कुछ भी नहीं, देश का नागरिक तो है। हेल्थ एंड एजुकेशन तो हर नागरिक का अधिकार है, होना चाहिए। और हमारी सरकार हेल्थ और एजुकेशन को महंगा बनाती जा रही है। माथुर साहब ने एजुकेशन की बात कही, एक और एग्जांपल दूंगी। मेरी एक्स कलीग का बेटा है, एमबीबीएस करना चाहता था। हिंदुस्तान में वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा था, सरकारी कॉलेजेस में, प्राइवेट में आ रहा था, जहां पे एनुअल उसका पूरे 5 साल का खर्चा 1 करोड़ से ऊपर का था। वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, 1 करोड़ का लोन भी नहीं मिलता। उसने कजाकिस्तान से एमबीबीएस किया। तमाम बच्चे जो हैं इस समय एक्स रशियन कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां से उसने पूरा कोर्स इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, स्टेइंग, खाना पीना, फीस 25 लाख में हो गई। यहाँ आया, मेडिकल काउंसिल के टेस्ट में बैठा, टेस्ट पास कर लिया। तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन का जो लेवल है वो भी खराब नहीं था वहां पर। जब उसने यहाँ आकर यहाँ की काबिलियत ले ली, टेस्ट यहाँ का इम्तिहान पास करके, तो फिर ये एजुकेशन हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रही उन दामों पर? तीसरी बात कहती हूँ, सरकार साहब ने कार्स की बात करी, ये मेरा पेट सब्जेक्ट है। पिछले साल मुझे अपनी कार 80,000 किलोमीटर कुल चली थी, मुझे नुकसान में बेचनी पड़ी, क्योंकि फिर 1-8 साल में वो उसकी एज पूरी हो जाती है और मुझे उसका कुछ नहीं मिलता। जितने में मैंने खरीदी थी उसके 1/6 दाम पे बिकी। ब्रांड न्यू कार, क्योंकि मैं कार बहुत वेल मेंटेन करती हूँ, मेरा ड्राइवर बहुत अच्छी रखता है। अब उसके बाद मैंने दूसरी कार ली, मैं वैल्यू नहीं बताऊंगी, लेकिन ये कहूंगी कि जो पैसे मेरे पास कंज्यूमर स्पेंडिंग में जाते, जो रोजमर्रा की स्पेंडिंग में जाते, जिससे इकोनॉमी चलती है, कार खरीदने से इकोनॉमी नहीं चलती, जो हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं उससे इकोनॉमी चलती है, वो पैसे मेरे कार में लग गए। तो मैं रोजमर्रा की जो चीजें जिसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वगैरह हो सकती थी, मैं नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी सेविंग्स कार में चली गई। और इसलिए गई क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तय किया कि एनसीआर में, या इन्होंने तय किया, जो ग्रीन पैनल है एनजीटी, इन्होंने तय किया कि दिल्ली एनसीआर में कार 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। तो मैंने इसमें बहुत रिसर्च की है। इंग्लैंड में 40 साल से ऊपर की कार का कोई टेस्ट भी नहीं होता, कोई फीस नहीं होती, खाली वो रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। दुनिया में विंटेज कार रैली होती हैं,
मैंने एक गाड़ी का डिटेल गडकरी साहब को भेजा था। 103 साल की एज थी उस गाड़ी की, रोल्स रॉयस थी, और जिसकी कार थी उनकी डेथ हुई थी, तो डेथ के बाद वो कार दिखा रहे थे। वो कार उनको ग्रेजुएशन में उनके फादर ने गिफ्ट की थी। 103 साल से कार चल रही है और रनिंग कंडीशन में है अमेरिका में। जी जी, अजय शुक्ला जी से तो कमेंट ले लेते हैं। जी जी शुक्ला जी, जिस वक्त ये सरकार आई थी 2014 में, तो एक नारा दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार आप जानते हैं। इसी तरह किसानों के बारे में कहा गया था, लेकिन जब ये सरकार आई तो सस्ता तेल खरीदकर हिंदुस्तानियों को, भारत के लोगों को महंगा बेचा गया और महंगाई डबल से ज्यादा हो गई। इसी तरह किसानों के साथ जो रवैया रहा वो भी आपके सामने है। क्या ये स्कीमें या इस सरकार की पॉलिसीज आम आदमी के हित में है या आम आदमी के मुखालिफ? देखिए, अभी शिखा जी जो बता रही थी, मैं उसे इंडोर्स करते हुए कहता हूं, इसको देख के आपको लगता है कि क्या जनता के लिए कोई पॉलिसी थी? कुछ भी नहीं। जनता के लिए होती तो कहा जाता हम आपकी गाड़ी का यह चेक करेंगे कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, यदि वो हुआ तो हम गाड़ी जब्त करके काट डालेंगे। हमें स्वीकार था। आप कहते हैं आपकी गाड़ी कंडम पोजीशन में है जिस कारण से कभी एक्सीडेंट का कारण बन सकती है, हम काट डालेंगे। हम कहते हैं हमें स्वीकार था। एक मिनट, BS6 लाने का मकसद क्या था? BS6 तो पोल्यूशन को ही देखता है। जब आप मैं यही कह रहा हूं कि जी आप ये कहते तब तो अच्छा लगता, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, नहीं 10 साल की हो गई तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? हम अपनी गाड़ी को मेंटेन रखते हैं, सब कुछ अच्छे से रखते हैं, और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है जिससे बेहतरीन परफॉर्म करे, तो फिर हमारी गाड़ी क्यों कटनी चाहिए, क्यों जब्त होनी चाहिए, क्यों कैंसिल होनी चाहिए? पहले तो नहीं होता था। आप बताइए, मुझे याद है मेरे ग्रैंडफादर ने कलकत्ता से खरीद के लाए थे एक कार, WBE 173 नंबर था। मुझे याद है हमारे इलाके की पहली कार थी। तो जब वो एम्बेसडर कार से चलते थे, और आपको बताएं वो कार मैंने भी चलाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस गाड़ी को हमने 1995 में आकर के बेचा। तब हमने उसको बेचा कि हाँ भाई अब तो ये कबाड़ हो गई है। लेकिन आप सोचिए, कबाड़ी ने उसको भी सही करके बेच दिया और वो चल रही थी, बता रहा था। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सोचिए सन 1968 में जो गाड़ी खरीदी गई थी, वो गाड़ी 1995 के, जब तक हमने चलाई हम तब तक का ही कहते हैं कि तब तक का तो था ना, किसी ने नहीं रोका। ये मैं कह रहा हूं कि जनता के साथ ये होता है। बहुत हुई महंगाई की मार। आप बता दीजिए सस्ता क्या हो गया है? जो चीज आप 2 रुपए की लेते थे वो आज आपको 20 रुपए की मिल रही है। साहब यह स्थिति हो गई है। कर्ज आप पे जरूर हो गया है, कर्ज इतना हो गया है कि कुछ कहना नहीं। इसी तरीके से आपको तमाम चीजें रोजगार की हो और चीजें कही गई, कहां क्या हुआ है? आज भारत में सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी, और इस तरह की जब हो रही हो तो हम क्या उम्मीद करेंगे और क्या कहेंगे? सरकार ने किया है, जहां झुग्गी वहां मकान। मैंने नहीं कहा था, यही नरेंद्र मोदी ने कहा था, यही रेखा गुप्ता ने कहा था कि नहीं बिल्कुल कोई घर नहीं टूटेंगे, बुलडोजर चलेगा। वही मैं कहता हूं शीला दीक्षित के समय में जो 78,000 घर बने थे वो ना अरविंद केजरीवाल ने अलॉट किए और ना ये मैडम गुप्ता कर रही है। तो साहब क्यों नहीं किया? गरीबों से असल में इन्हें नफरत है, उस वर्ग से नफरत है जो वर्ग चाहता है कि सरकार हमारी थोड़ी सी मदद करे। जी आपसे एक सवाल ले लूं, और वो मेरा सवाल यह है कि अभी बिहार के अंदर वोटर लिस्ट को पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, तो इसके जरिए क्या सरकार की मंशा है? क्या गरीबों को इससे नुकसान पहुंचाना है या कुछ फायदा होने की उम्मीद है? मैं सवाल समझ गया, जवाब ले लीजिए। बहुत गंभीर है ये। यूं तो निकाल नहीं पा रहे हैं आपको नागरिकता से, यूं तो आपको बांग्लादेशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण दे देता हूं। पुणे से 7 लोगों को उठाया गया और कहा गया ये बांग्लादेशी, और उठा करके ले जाके बांग्लादेश के बॉर्डर पे फेंक दिया गया। 300 टका दे दिए गए और कहा गया कि जाओ तुम बांग्लादेशी हो। वो कहते रहे भैया मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला हूं, ये है। लेकिन नहीं सुना। उनके परिवार ने परसू किया और सबूतों समेत गए, तब वो वापस उल्टा बुलाए गए। मैं ये उदाहरण बता रहा हूं कि ये हर कोई तो नहीं लड़ सकता। तो साहब कैसे इस देश के अल्पसंख्यकों को
आप घोषित कर दे बांग्लादेशी, कैसे उनकी नागरिकता छीन ले और उन्हें फेंक दे, यह साजिश हो रही है। इसके अलावा दलितों को कैसे उनसे हक छीन लिया जाए, क्योंकि देखिए इससे प्रभावित होगा दलित, इससे प्रभावित होगा अति पिछड़ा, इससे प्रभावित होगा अल्पसंख्यक, इससे प्रभावित होगा आदिवासी। असल में इनको इससे नफरत है, इसे खत्म करना है और इसे नागरिकता के आधार पे, दूसरे आधार पे खत्म करके बिल्कुल किनारे कर देना, ये चला जाएगा तो साहब फिर उसके बाद तो अपर मिडिल क्लास और दूसरा क्लास दोनों इन्हीं के। जी 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 सरकार साहब, इससे पहले कभी इस तरह का पुनर्निरीक्षण या इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन, और वो भी इलेक्शन से 3 महीने पहले, इस तरह का कभी देखने को नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में महाराष्ट्र का खेल खेला होने वाला है या कुछ और है इसके पीछे कहानी? देखिए, एक चीज हुआ है पिछले कुछ सालों में, अभी तक वो नहीं होता था। इलेक्शन कमीशन ने आज से नहीं, पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए, हर साल जो है वोटर्स लिस्ट ऑटोमेटिकली हर साल रिवाइज करते हैं, जनवरी के महीने में अनाउंस हो जाता है। हम उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, अलग अलग नाम देकर हम उसको खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ी नहीं कर रहे हैं, हम वोटिंग में गड़बड़ियां कर रहे हैं। सवाल है कि वोटिंग, ये सबको पता है कि जिस वक्त वोटिंग के फिगर्स आते हैं उससे हर वक्त 2-1%, 3% तक ज्यादा तो ज्यादा फर्क आता था, ज्यादा हो जाता था तो कभी कभी आधे % कम भी हो जाता था, ऐसा भी हुआ है। अब ऐसी कौन सी वो आ गई कि कई ऐसे वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर एक रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट हार रहा है और अचानक सारी खबरें गायब हो जाती हैं और 4 घंटे बाद मालूम होता है कि वहां पर 2.5-3 लाख वोट से ज्यादा जीत गए वो, जबकि 2-2.5 लाख पीछे थे। ये कौन सी मैजिक है? इलेक्शन कमीशन की साख पर आंच आ गई है। इलेक्शन कमीशन पर लोगों को विश्वास नहीं रहा है। समस्या वहां पर है। बिहार में अगर रिवाइज कर रहे हैं, मैं गलत नहीं मानता, रिवाइज कर सकते हैं। और अब आप कहिए कि आपके पिताजी और माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए। अरे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, माता पिताजी का कहां से लाऊं मैं आज इतना बड़ा हो गया हूं, इस मुल्क में पैदा हुआ हूं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मुल्क में आज भी 90% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आप कर बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, क्यों लाओ भाई? आधार नहीं मान्य होगा, हर चीज के लिए आधार चाहिए। आधार को पैन से जोड़ दिया, क्योंकि बैंकों में घोटाला करना आसान होता है। जो क्रिमिनल है उसके सारी आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, वहां पर परेशानी नहीं है। और वोट में अगर आधार आपने दिया तो नहीं ये मान्य नहीं। तो ये इलेक्शन कमीशन की एक मंशा दिखाती है कि वो सही ढंग से जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन काम करती थी, और इमरजेंसी के दौरान भी किया, नहीं तो इमरजेंसी के दौरान जिस तरह का दबदबा था मिसेस गांधी का, वो अगर एक इशारा भर कर देती, अगर चाहती तो नतीजा शायद कुछ और हो सकता था, पर कभी किया नहीं गया। किसी सरकार ने कभी ये काम नहीं किया। आज जो किया जा रहा है, महाराष्ट्र में जो हुआ, हरियाणा में जो हुआ, बंगाल में जो बार बार बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही हैं, और महाराष्ट्र में एक एक घरों में 700, 800, 1000, 1200, 1500 वोट कहां से निकल आते हैं भाई? ये सारी चीजें जो है बहुत गलत हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों का जो एक कहना है, चाहे कार के बारे में हो, चाहे घरों के बारे में या जमीन के बारे में हो, कि ये कंपनियों के दबाव में लगता है कहीं सही, क्योंकि कंपनियों से को पैसा मिलेगा तो हमें इलेक्शन के लिए पैसा देंगे। ये अगर चल रही है तो देश की आम जो हालत है उसकी तो आप छोड़ दीजिए, इस देश में जनतंत्र का रहना भी बड़ा आसान नहीं रहेगा। जी देश की जनता को आवाज उठाने की जरूरत। दूसरी एक चीज, एक छोटी सी चीज कहूंगा, देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को आंदोलन करना चाहिए, जहां हमको आंदोलन की भी होना चाहिए। आंदोलन करने के बाद ही ये सारी चीजें, जब लोग रास्ते पे आएंगे, चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, तभी जाकर हल निकलेगा। हल आसानी से नहीं निकलने वाला है। अगर आपने छोड़ दिया गड़बड़ियां करने के लिए तो गड़बड़ियां बढ़ती ही चली जाएंगी। जी माथुर साहब, आप लंबे समय से चीजों को देख रहे हैं। सवाल यह है कि 2014 के बाद जो पॉलिसीज बनी, जिनका ऐलान हुआ, उनके प्रोपेगेंडे पर उससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया जो स्कीम में खर्च नहीं हुआ। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसा है ना, इसमें ये तो स्वाभाविक है ना, ये गवर्नमेंट जो है मीडिया से भी है, चाहती है मीडिया में उसका प्रभाव होता रहे, तो वो तो सही बात है कि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है उस पर। सवाल, इसके बेसिक सवाल ये है कि क्या आप जो है वो करना चाहते हैं कि जो आप कहते हैं, चाहे कोई भी बात हो, क्या वो जो भी आप करते हैं क्या वही कहते भी है, या जो कहते हैं वो भी करते हैं? मतलब तो दोनों में बहुत बड़ा वेरिएशन है।
अब उसको आप कहते क्यों है? कहते इसलिए कि आप अंडर प्रेशर हैं, आपको वोट लेनी है और सब बातें करनी है, तो आप कभी कोई माइनॉरिटीज के बारे में भी अच्छी बात कह देते हैं, उन तबकों के बारे में भी कह देते हैं जिनके बारे में शुक्ला जी कह रहे थे जिनके लिए आप कुछ नहीं करना चाहते। तो ये है, वो एक मजबूरी है कि आप जो ऐसी बातें कहें जो कि आप बिलीव नहीं करते हैं। एक वो पुराना फिल्मी गाना याद आ रहा है, उसका एक वो ऐसा था कि कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात जमाने की मानूं या बात करूं अपने दिल की। तो आज बीजेपी उसी कॉन्ट्रडिक्शन में है, मतलब तमाम ही ऐसी बातें कहते हैं जिसमें इनके कोई फेथ नहीं है, मतलब किसी तरह का फेथ नहीं है। चाहे बारोटी का मामला ले लीजिए, चाहे दलितों का मामला ले लीजिए, चाहे उनका ले लीजिए, लेकिन ये है कि उनके वोट लेने हैं, इसलिए तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो जो आप जो बात कर रहे हैं वो भी उसी काम के है, मतलब सारी बात जो है। इसलिए मतलब ये है कि गवर्नमेंट की करती और करनी में इतना फर्क है, और ये कोई नई बात नहीं है, तो 1914 से ही चला आ रहा है। जी शिखा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि 2014 से अब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत हुआ, नारी के खिलाफ अत्याचार, उसके बावजूद कि क्या कोई कमी आपको महसूस होती है कि नारियों पर अत्याचार कम हो गया हो, या इस सरकार के दौरान बढ़ा है? देखिए, इस सरकार के दौरान अदब नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। हम जो घरों में भी भाषा इस्तेमाल करते थे और आज भी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, टीवी चैनल पे इतनी भद्दी भाषा अब इस्तेमाल होती है कि उससे कोई नारी का तो कोई सम्मान की बात ही नहीं है उसमें। नारी की गरिमा का तो कहीं ध्यान ही नहीं रखा गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अतीक अहमद को जब गुजरात से यूपी में जेल में ट्रांसफर कर रहे थे, वो रास्ते में लघु शंका के लिए उतरे, तो आज तक की चैनल ने एक बड़ी प्रोमिनेंट उनकी एंकर है, लेडी एंकर, उन्होंने उनको लाइव वीडियो दिखाया और कहा, एंड आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, कि अतीक अहमद रास्ते में उतरे हैं, उनको पेशाब आ रहा है, पेशाब करने के लिए। अब ये शब्द आमतौर पे हम लोग घर में भी इस्तेमाल नहीं करते, और टेलीविजन जैसी चीज या जहां पे पब्लिक इंटरेक्शन होती हो, पब्लिक इंटरफेस हो, लघु शंका एक शब्द है जिसको इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में नेचर्स कॉल कहते हैं, हमने स्कूल में भी कहा है लघु शंका दीर्घ शंका। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और जिस तरह की भाषा टेलीविजन डिबेट्स में इस्तेमाल होती है, महिला की तो गरिमा ही नहीं रही है इस देश में। महिला की गरिमा हो तो वैसी भाषा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे हिसाब से ये सरकार अपनी गैलरी के लिए काम करती है, जहां पे जैसी गैलरी हो उसके मुताबिक चलती है, ये जनता के लिए नहीं चलती है। हर जगह इनकी एक टारगेटेड गैलरी होती है, और इस सरकार में पढ़ाई लिखाई की बहुत कमी है। एक जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती है, ग्रेविटास होता है, उसकी बहुत कमी है। क्राइम तो बहुत बड़ा है, ज्यादातर क्राइम्स में जो एक्यूज होते हैं बीजेपी वर्कर्स हो रहे हैं, जितने रेप केस हो रहे हैं जगह जगह, या बीजेपी से कनेक्टेड होते हैं। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी रूल सरकारों में पुलिस के जो चौकी होती है वो आरएसएस चलाती है। मैं तो अपने प्रदेश में देखती हूँ बहुत। तो इसमें तो ये बहुत बड़ा, ये एक इस चीज को कहूंगी मैं, सोशल फैब्रिक और एक जो हमारे रहन सहन में जो गरिमा थी वो खत्म हो गई है। ड्राइंग रूम्स में टेलीविजन चैनल्स के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू वो अभद्रता हमारे ड्राइंग रूम्स में आई, और जो बच्चे आज से 11 साल पहले 8-10 साल के थे, आज वो 20-22 साल के हैं, उन्होंने वो भाषा सीख ली, क्योंकि उन्होंने देखा एक मुख्यमंत्री करता है इसको ठोक देंगे। तो एक मुख्यमंत्री जब कहता है इसको ठोक दो, तो बच्चा समझता है कि जब मुख्यमंत्री कर रहा है तो ये भाषा ठीक है। या प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या दीदी हो दीदी, तो जो बच्चे सुन रहे हैं या यंगस्टर सुन रहे हैं, उन्हें वो भाषा जो है इन लोगों की वो नॉर्मलाइज हो जाती है समाज में। तो बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि ये खराब भाषा है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्तर पे या मुख्यमंत्री स्तर पे वो भाषा बोली जा रही है। एक एक को देख लूंगा, आई मीन किस तरह की भाषा है। एंड जब मैंने पहली बार योगी जी को ऐसे सुनते देखा था, मैं गडकरी जी के साथ काम कर रही थी, मैंने उनसे कहा ये तो मवालियों वाली भाषा है, ये किस तरह की भाषा है, सड़क छाप भाषा है ये। और वो सड़क छाप भाषा आज नॉर्मलाइज हो चुकी है। एज ए वुमेन हु वाज बोर्न इन 60s, जिसकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई, सरकारी स्कूलों में हुई, लेकिन एक अदब के माहौल में रहे, मुझे आज बहुत अजीब और गंदा लगता है। हम कटते जा रहे हैं, ये इससे हमारी मानसिकता पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम सोशली आइसोलेट होते जा रहे हैं। जी, हमारे साथ में एनवीएन के चीफ एडिटर सलीम खान साहब हैं। एक चीज और आपको टोक के बीच में, कार्स के ऊपर ही कहूंगी, एक छोटी सी बात है। टोयोटा कार का इंजन बनता है 2 लाख किलोमीटर चलने के लिए, और जो लोग टोयोटा वगैरह रखते हैं, आमतौर पे गाड़ियां 10 जो डीजल की गाड़ियां हैं 10 साल में 80-90 हजार चलती हैं, 1 लाख किलोमीटर चलती हैं। तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी पूरी यूज नहीं होती इस स्कीम में, और उनको नुकसान में बेच के
3-4 गुने पैसे ज्यादा खर्च करके और गाड़ी लेनी होती है। जी जी सलीम साहब हमारे साथ हैं। सलीम खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि देश के कारपोरेट पर एनपीए बढ़ता जा रहा है, कर्ज लेते हैं, उन्हीं को फिर दोबारा कर्ज देते हैं, सारी पीसीओ उनके हवाले किए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे की पूरी लॉजिक है? कारपोरेट को प्रमोट करना है या देश को नुकसान पहुंचाना? देखिए, ये एक नेक्सस है राजनीतियों का, पॉलिटिशियंस का और ये सरमायादारों का, जिसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे का फायदा पहुंचाते हैं, जनता उसमें कहीं नहीं आती। अभी जो बातें आपने कई इश्यूज डिस्कस किए, तो इसमें मोदी जी को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई कि हम अच्छे दिन नहीं ला सकते, तो सत्ता में तो रहना है, तो क्या करें। अब बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। वो इसलिए है कि लोग पढ़ लिख लेते हैं तो वो मांगते हैं, आप पढ़ाई को महंगा कर दो, स्कूलों को बंद कर दो, तो ना पढ़ेगा लिखेगा, अपने आप को कोसता रहेगा, आपके पास नौकरी मांगने के लिए आएगा नहीं। और उसको आप जो है अपनी ट्रोल आर्मी में ले लो, उसके जरिए से लोगों को, अपने विरोधियों को गाली दिलवाओ और उसको 2-4 10 रुपया उसके सामने फेंक दो। और मैं हर इलेक्शन के बाद पढ़ता हूँ एनालिसिस के भाई बीजेपी ने इतना खराब काम किया, कोविड में इतना खराब काम किया, नोटबंदी में इतना खराब किया, फिर भी कैसे जीत गई। तो पता चलता है कि वो लाभार्थी लोग जो है वो बेचारे सीधे साधे हिंदुस्तानी लोग हैं, वो मंदी करते हैं, उनको 5 किलो अनाज आप देते हैं, पहले 80 करोड़ थे, अब 90 करोड़ हो गए। तो बीजेपी चाहती है कि लोग लाभार्थी बने रहें, गरीब रहें, उनके दिए हुए 5 किलो अनाज पे अपना गुजारा करें और उसकी एहसान मंदी में इलेक्शन के टाइम जाकर के उनको ठप्पा मारें। ये है पॉलिटिक्स। तो जब पॉलिटिकल अप्रोच ये बन जाएगा तो वो सारी समस्याएं जो आपने डिस्कस की, यानी ये तो बेसिक जड़ में समझो कि आप समझ लीजिए बीज है, उसके बाद जो शाखें हैं जो आपने जो है वो बहुत सारी डिस्कस की, और उनको आप कितना भी काटते रहिए, लेकिन जब तक कि वो जड़ का बीज ठीक नहीं होगा, ये जो है वो इलाज नहीं होगा। शुक्रिया जी शुक्ला जी, एक लाइन में आप इस सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो फिर से कहूंगा, सभी पैनलिस्ट ने जो बात कही है 100% सही कही है। और मैं समझता हूं कि इस देश को बलात्कारी देश बना दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में जितनी लड़कियों से रेप होते हैं उतने अकेले हिंदुस्तान में हो रहे हैं। तो पहला तो नंबर ये भारत सरकार के आंकड़े बता देते हैं एनसीआरबी के। दूसरा, दुनिया की तमाम देशों की आबादी जितनी नहीं है उतनी सिर्फ भारत में बेरोजगारों की आबादी। अब आप बता दीजिए, चाहे अमेरिका की जोड़ ले चाहे जिसकी जोड़ ले, वह दशा है। और उसके बाद यदि आप भारत के लोगों की दशा देखेंगे, शिक्षा का स्तर तो गिर रहा है, बाकी जन कल्याणकारी नीतियां सिर्फ प्रचार का साधन हो गई है, मोदी की फोटो छापनी है। और पेट्रोल पंप पे आप जाइए, पैसा दीजिए, उनको मुनाफा भी दीजिए और उसके बाद में लुट के चले आइए मोदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के कि साहब देखिए हमने मूर्ख बना दिया। और आप महामूर्ख हैं। जी माथुर साहब, एक लाइन में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार की नीतियों के बारे में? जन कल्याणकारी हैं या जन विरोधी? वही पैनलिस्टों ने कार की बात करी, ये सब है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में जो है ये सिस्टम ये है कि हर साल आपकी कार जो उसका चेक होता है वहां पर पूरी तरह से, जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है कंसर्न वो चेक करता है। अगर कार आपकी फिट है तो आपको साल भर के लिए और मिल जाता है चलाने का। कार वाली अनफिट है तो या तो आप उसको ठीक कराइए, तब उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लीजिए, या फिर आप उसको स्क्रैप करिए। मतलब ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते हिंदुस्तान में? मतलब हमारा लिए इतना बड़ा लॉस हो रहा है। आप देखिए कितना स्टील लग रहा है, कितना जंग जा रहा है। ये स्टील जो अगर देश में निर्माण में काम आए तो ठीक है। जैसे अभी शिखा ने बिल्कुल सही कहा कि कार जो है कोई प्रोडक्शन की चीज नहीं है। शिखा जी, आप एक लाइन में क्या कहेंगी सरकार की नीतियों के बारे में और जनता की समस्याओं के बारे में? मैं तो एक ही बात कहूंगी कि कुछ भी नीति बनाने में सरकार स्टेक होल्डर्स का ध्यान नहीं रखती। सरकार खुद सोचती है कि स्टेक होल्डर के लिए क्या ठीक होगा, स्टेक होल्डर से बिल्कुल नहीं पूछती, खुद डिसाइड करती है और रोल आउट कर देती है। स्टेक होल्डर को एक रेडीमेड प्रोडक्ट होता है जिसका उसके लिए कोई इस्तेमाल नहीं होता। जी सलीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। सलीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। भाई, कैफी के 2 मिसरे हैं, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लेंगे, लंगोटी नहीं तो क्या। तो कैफी तो बेचारे मोदी जी के आने से बहुत पहले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी 2 पंक्ति जो है वो इस सरकार के ऊपर पूरी तरह से फिट है। आप तमाम पैनलिस्ट का इस चर्चा में भाग लेने के लिए शुक्रिया।
हम फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।